अभी 2-3 को वीडियो डाले नहीं कि अभी ऐसे कंप्लेन आने लगा, सीरियस लग रहे ऋतिक भैया, पूरा मूड ऑफ लग रहा है, मूड ऑफ में गुस्सा में बनाया वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन से तनी था, गड़बड़ था, तबीयत ठीक नहीं था, रात में उठ के वीडियो बना रहे हैं। मूड ऑफ नहीं है। अच्छा, मूड ऑफ रहेगा तो अच्छा, कंप्लेन आ गया। अब थोड़ा मूड को सही करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि समझ में भी आ जाए, हंसते खेलते वही क्लास वाला फील लेंगे जो क्लास में जैसे पढ़ते थे। वो वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है वो कैमरा खड़ा खड़ा करके। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, जो भी था। पूरा चैप्टर कैसे ओवरव्यू में समझाया था कि पूरे चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। सबसे पहला टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। अब देखो कहानी कैसे शुरू होता है। कहानी शुरू होता है 1774 में। 1774 में जब बॉर्बन डायनेस्टी के राजा न्यू किंग बनते हैं लुइस 16। 20 साल का उम्र, मोटा ताजा अच्छा खासा गोरा चिकना लुइस 16 बनता है फ्रांस का राजा। और 20 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में उसको ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस के साथ शादी भी हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं नौकरी प्लस राजा भी बन गया, और उतना कम एज में पार्टनर भी बढ़िया मिल गए, प्रिंसेस मिल गए। हम लोग की किस्मत में ऐसा नहीं है कुछ भी, और ना ही हो तो ठीक है। तो प्रिंस बनता, वो राजा बनता है, किंग बनता है फ्रांस का, ठीक है। और उसको गिफ्ट क्या मिलता है किंग बनने का? एक एम्प्टी ट्रेजर। क्या मिलता है? एम्प्टी ट्रेजर। एम्प्टी मतलब खाली, ट्रेजर मतलब खजाना। एम्प्टी ट्रेजर उसको मिलता है, खाली खजाना मिलता है। मतलब राजा बने, रानी भी मिल गई, लेकिन पैसे नहीं मिला, कुछ गिफ्टें नहीं मिला। लोग आया, खा पी के निकल गया। शादी ब्याह में आके खा पी के निकल गया, कोई लिफाफा भी नहीं धराया एक आध को, है ना। वो वाला सिस्टम हो कि भाई राजा बने, रानी मिले, और ले पैसा है ये नहीं है फ्रांस में। अभी पैसा गया कहाँ? ये पैसा आखिर गया कहाँ था? तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था, फ्रांस जो था कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ था। फ्रांस कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ, तो कुछ पैसा वहां खर्च हुआ। अमेरिका अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में इन्वॉल्व हुआ फ्रांस। अमेरिका को आजाद कराने में फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अमेरिका जो थी वो किसी कॉलोनी थी, ब्रिटेनी कॉलोनी थी, और ब्रिटेन फ्रांस का भी था क्या, दुश्मन। तो इस वजह से फ्रांस अमेरिका का हेल्प करता है ब्रिटेन से आजादी पाने में, ठीक है। उसमें अच्छा खासा पैसा चला गया। एक पैलेस ऑफ वर्साइल है फ्रांस में, एक जगह है वर्साइल, वहां पे जो पैलेस है, जो राजा का घर है, अब वो घर है तो भाई बनेबे करेगा खतरनाक एकदम, तो चमकैले होगा पूरा भयंकर। और चमकाने के लिए भाई पैसा तो चाहिए, घर को मेंटेन करने के लिए, घर नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे हम लोग महल, बोलेंगे पैलेस है। उस पैलेस को मेंटेन करने में पैसा लग रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ मेंटेनेंस में हो गया, या इंडिपेंडेंस वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से, अमेरिका की मदद करने की वजह से, कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व होने की वजह से जो ट्रेजर था वो खाली हो चुका था, जो तिजोरी था फ्रांस का वो क्या हो चुका था, खाली हो चुका था, ठीक है। अब जब ऐसा कहानी हो गया कि भाई फ्रांस का खजाना खाली हो चुका है, अब तो फ्रांस को पैसे की तो जरूरत है, क्योंकि उसको पहला बात तो राजा भाई, तो उसको खाना पीना तो चाहिए, है कि नहीं। उसको कंट्री तो मेंटेन हो चाहे ना हो, लेकिन अपना महल तो मेंटेन करना है, ठीक है। देश दुनिया भी चलाना है, अगल बगल को भी दिखाना है, पड़ोसी वड़ोसी को दिखाना है ना कि हाँ हमारे पास आईफोन है, हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, ये सब दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो वो वाला सीन भी रहेगा। तो राजा ऑब्वियस बात है कि चाहे कि भाई जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया जाए। जितना पैसा जनता से हम लूट रहे हैं उतना काफी नहीं है। सिलेंडर का दाम 130 रुपया, फायदा नहीं हो रहा है कुछ, 150 कर दो धीरे से, है कि नहीं। हालांकि सब लोग इसी में, जितनी गवर्नमेंट है कोई भी कंट्री की, इसी में इन्वॉल्वमेंट है। टैक्स जितना आ रहा है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और कोई ऑप्शन भी नहीं था राजा के पास। तो राजा थोड़ी ना कोई नाई हुई है कि दुकान खोल के बैठेगा, बाल काटेगा, 50 रुपए की जगह 60 रुपए में बाल काटेगा, और स्टाइल में ट्रिमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा के पास कुछ नहीं है, राजा अय्याशी में जी रहा है। लुई 16 के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि उसको जनता से मतलब ही नहीं है, जनता से बस क्या आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। अय्याशी में जी रहा है राजा, तो अय्याशी में जी रहा है राजा, तो उसको मेंटेन करना, उसको अपना साम्राज्य को क्या करना है, मेंटेन करना है। आर्मी को मेंटेन करना है, जो यूनिवर्सिटीज है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो उसके गवर्नमेंटल लोग हैं, उनको भी मेंटेनेंस करना, उनको सैलरी देना है। जो डिफरेंट क्लासेस है उनको सैलरी देना है। अपने घर महल को मेंटेन करना है, खुद का रहन सहन मेंटेन करना है, फ्रांस को मेंटेन करना है। इसकी वजह से उसको क्या चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगा, रेवेन्यू चाहिए होगा। दूसरी कुछ और इसमें बात और भी थी, जैसे कि ये क्या कहते हैं,
इसने क्या किया था, बहुत सारे जगहों से डेप्ट लिया था। डेप्ट मतलब होता है उधार, बहुत सारे स्टेट से उसने क्या लिया था, उधार लिया था। अब जो उधार लेने वाले हैं वो 10% इंटरेस्ट लगा रहे हैं फ्रांस के ऊपर रिटर्न बैक करने के लिए, कि वो पैसा जो उनको वापस आएगा वो 10% आपको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो आधा जो रेवेन्यू का चीज है, आधा से अधिक रेवेन्यू का जितना भी मटेरियल जो पैसा आ रहा है वो तो सब ऐसा ही चला जा रहा है सिर्फ इंटरेस्ट भरने में। तो बाकी का मेंटेनेंस कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत होती है, एक राजा को स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है। आर्मी का मेंटेनेंस कैसे होगा? इंस्टीट्यूशन जो वहां काम कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? गवर्नमेंट जो इम्प्लॉयज है उनका मेंटेनेंस कैसे होगा? ठीक है ना। राजा का खुद का मेंटेनेंस कैसे होगा? ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो टैक्सेस बढ़ाने की बात को रखता है, फ्रांस के अंदर टैक्सेस बढ़ाने की बात को रखता है। और हम लोग ये समझने वाले थे कि आखिर सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की, और कौन कौन टैक्स पेयर थे, कौन टैक्स पेयर नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्या प्रिविलेजेस उनको मिल रहा है, कैसे सब हो रहा है, वो समझते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम है सोसाइटी ऑफ फ्रांस की। फ्रांस की सोसाइटी की डायग्राम है, 18वीं सेंचुरी का बात हो रहा है। ठीक है। इसमें 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 क्लास में डिवाइडेड है। जैसे स्कूल में क्लास होता है ना, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, वैसे 3 क्लास में क्या है, फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है क्लर्जी। उनको क्या बोला जाता है? क्लर्जी। नो कलेजी, चिकन उकन वाला कलेजी नहीं है, क्लर्जी है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं। सेकेंड स्टेट में जो आते थे वो थे नोबिलिटी। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी। और क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे वो इनके पास कई सारे राइट्स थे, कई सारे स्पेशल राइट्स थे, राइट्स नहीं स्पेशल राइट्स थे इनके पास, बहुत विशेष अधिकार इनके पास था। और जो कि जन्म जाति था, जन्म लेते ही इनको मिलता था वो राइट्स। ठीक है। मैं सपोज करते हैं कि अगर बिहार या इंडिया में अगर सपोज करो राजा शाही रहता और हम राजा का बेटा पैदा होते तब तो मेरे पास स्पेशल राइट ऑलरेडी था कि राजा हम ही को बनना है। वो करो तुम पूरा रिलैक्स एकदम चिल मार रहे हैं, इधर सिगरेट फूक रहे हैं, उन्हें पॉपकॉर्न जा रहे हैं, कभी मूवी चल रहे हैं, कभी करने चल दिए, कभी कोने चल दिए, कुछ मतलब कोई काम धाम नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। जो मन में ऐसे करेगा कि हमको मन में हो जाएगा ना अकेले राजा तो हमारे बनना है, चाहे कितना बदमाश बन जाओ। अब पैसा तो था रहे करेगा राजा के पास। तो वही सेम सिस्टम है। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो है क्लर्जी और नोबिलिटी वाला, इनको काफी स्पेशल राइट्स थे। और उसमें जो सबसे स्पेशल राइट था कि ये टैक्स पे नहीं करते हैं। देखो कितना खतरनाक, मतलब कहानी कैसा हो गया कि ये टैक्स पे इनको करना ही नहीं है। जो फर्स्ट स्टेट है और जो सेकेंड स्टेट है ये टैक्स पे करते ही नहीं है, इनको करना ही नहीं है। और अभी फ्रांस को जरूरत सबसे ज्यादा किस चीज की है? टैक्स की है कि नहीं? समझ रहे? इससे जो कनेक्ट करने का बहुत जरूरत है, भाई फ्रांस को जरूरत है टैक्स के। और 3 में से 2 क्लास ऐसे है जो टैक्स देवे नहीं करेगा। तो ये तो हो गया कि भाई फर्स्ट स्टेट हो गया, सेकंड स्टेट हो गया। थर्ड स्टेट की हम लोग बात करेंगे तो थर्ड स्टेट एक तरह से मिक्सचर था। इसमें मिडिल क्लास लोग थे, सब तरह के लोग थे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब थे मिडिल क्लास टाइप का, बिल्कुल बीच वाला रास्ता धरते हैं ना, दाएं ना बाएं, सीधे बीच वाला रास्ता धर के चलते हैं। ठीक है। इसमें अमीरों आ गया, इसमें गरीब भी आ गया, इसमें लोकल वाला भी आ गया। ठीक है। मतलब मिडिल क्लास वाला भी आ गया। इसमें देखो जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, एजुकेटेड लॉयर्स, ये बड़े बड़े लोग भी थे इसमें। मिडिल क्लास वाले भी थे, जैसे आर्टिस्ट वगैरह हो गया, पॉटरी बनाने वाला हो गया, लोहार सोनारी सब चीज हो गया। ठीक है। पीजेंट्स हो गए। अच्छा, पीजेंट्स भी 2 तरह के, एक ऐसे पीजेंट्स मतलब फार्मर, एक ऐसे पीजेंट्स जिनके पास खुद का जमीन है, जिनके पास अपना ओन लैंड है, और एक ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपना लैंड नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये वाला होगा कि जिसके पास अपना लैंड नहीं है वो फार्मर कैसे हो रहा है? तो अपना लैंड नहीं ना है, दूसरे के तो लैंड है। अपना लैंड नहीं है, दूसरे वाले पे तो काम करेगा ना भाई, तो वो भी एक तरह से फार्मर ही है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उसके पास खुद का नहीं है, वो किसी का बंधुआ मजदूर है, किसी का वो काम कर रहा है, और वो अपने मर्जी के हिसाब से काम करवा भी रहा है। जो मालिक है वो अपने मर्जी के हिसाब से काम करवा रहा है। 6 घंटा एक खेती है, बोल रहा 10 घंटा तुम यहीं सुतल रहो, कोई काम धाम नहीं तो सुतल रहो यहीं पे, लेकिन यहीं रहो, धूपे में सेकते रहो खुद को। तो ठीक है। तो ये चीज है कि लैंडलेस लेबर भी है, लैंडलेस पीजेंट भी है, और लैंड वाले पीजेंट भी है। तो मिडिल क्लास में रखा गया पीजेंट्स को, जिनके पास अपना खुद का लैंड है, खेती कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में आता है लैंडलेस लेबर हो, लैंडलेस पीजेंट्स हो, ये लोग लास्ट में आते हैं, सबसे गरीब तबके वाले लोग में आते हैं। ठीक है। तो ये था फ्रांस का सोसाइटी का डायग्राम, ऐसे डिवाइडेड था फ्रांस की सोसाइटी। सो ये था फ्रांस का सोसाइटी।
जिसमें 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग आते थे, ठीक है। और उसमें हम लोग ये भी समझ लिए कि भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो है वो टैक्स नहीं देती किसी प्रकार का। टैक्स कौन देगा? थर्ड स्टेट वाला टैक्स देगा, ठीक है। तो ऐसा है कि लगभग सब जगह यही चीज होता है ना। जो जितना गरीब होता है उसको उतना ही लूटा जाता है, जो जितना अमीर होता है उतना ही गवर्नमेंट के क्लोज होता है, उसको उतना ही मुनाफा होता रहता है। सारा अन्याय गरीबों के साथ ही होता है। सेम चीज है, तो थर्ड स्टेट बना दिया सबसे नीचे, तो बेचारे के लिस्टों में नीचे रख दिया, ऊपर से इतना टैक्स ले रहा है, इतना टैक्स ले रहा है, सब टैक्स उसी से ले रहा है। अब उसको टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। अब देखो अब कैसे कैसे माहौल बनेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो समझो। अब राजा ऐसा सिचुएशन में है कि भाई उसके पास तिजोरी में पैसा नहीं है, उसको टैक्स बढ़ाना नहीं, उसको टैक्स क्या करना है? बढ़ाना है। और फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट भाई सालों से क्या कर रहे हैं? टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, वो खुद को स्पेशल फील कर रहे हैं। और एक बेके बोला जाए नीतीश कुमार के कि आप सीएम की कुर्सी छोड़ के यहाँ कुछ कीजिए, एक ठेला लगा दीजिए आलू चॉप का। लगाएंगे कभी भी? कोई भी नहीं लगाएगा। अरे मोदी जी पीएम है ना, अभी उनको बोल दे कि आपको पीएम से हम लोग गुजरात का सीएम बनाते हैं, नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो है क्लर्जी नोबिलिटी जो है, वो भाई कई सालों से भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हम लोग कोई टैक्स पैक्स नहीं करते हैं, कोई हमको कुछ मतलब ही नहीं है, दुनिया के सब जाए भाड़ में, हमको बस पैसा आना चाहिए, हमको बस खाना मिलना चाहिए, हमको बस नींद बढ़िया आना चाहिए, दैट्स इट। क्लर्जी नोबिलिटी इतना ही तक है। अब उनको बोला जाए कि तू पैसा दो, तो बेचारा के ईगो पे हर्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये एक तरह से रिवोल्यूशन का माहौल ऐसे बन रहा है। क्लर्जी नोबिलिटी में टेंशन होगा अभी इस बात का कि टैक्स हमसे कहीं मांगा ना जाए। और थर्ड स्टेट वालों को फील होगा कि ले अब बचा कुछ हमारा से पहले से टैक्स तो तुम ले ही रहा है, और देश को भी जरूरत है तो फिर आओ टैक्स हमारे ऊपर थोप रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा थर्ड स्टेट के लिए। अब देखो कुछ कुछ छोटा मोटा बात है टैक्स के बारे में कि भाई 2 तरह के टैक्स है। तीथे और टैले। तीथे और टैले। तीथे जो टैक्स है वो चर्च लेता है। वो कौन लेता है? चर्च लेता है। किससे? चर्च लेता है पीजेंट से। पीजेंट बोले तो फार्मर। अच्छा, इसमें एक और बात जानने की जरूरत ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो था वो पीजेंट्स ही था। करीब 90% लोग क्या थे? पीजेंट्स थे। 90% लोग पीजेंट्स थे। बट यहां पे फ्रांस में था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम शायद पता हो, सैलरी के बदले क्या मिलेगा? लैंड मिल जाएगा। सैलरी के बदले क्या मिलेगा? लैंड मिल जाएगा। तो सेम कंडीशन था। 90% तुमको पीजेंट दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें से 60% जो है, 60% लैंड जो है, जो फ्रांस का 60% लैंड है, वो है तुम्हारे किसके पास? नोबल्स के पास। 60% लैंड किसके पास है? नोबल्स के पास है, नोबिलिटी क्लास के पास है 60% लैंड, ठीक है। 60% लैंड नोबिलिटीज के पास है, और बाकी बचा हुआ जो लैंड है वो चर्च के पास है, या फिर अमीर अमीर जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, उनके पास है। यानी कि 90% पीजेंट होने के बावजूद फ्रांस का 60% लैंड इन लोगों के पास कैसे गया? 90% तो पीजेंट है, तो सारा लैंड तो पीजेंट्स का होना चाहिए था, मैक्सिमम एरिया पे खेती होनी चाहिए थी, बट इन लोगों के पास 60% लैंड कैसे गया? तो उसका रीजन है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के थ्रू ही सारा लैंड किसको ट्रांसफर होता गया? नोबल्स को और चर्च को। फ्यूडल सिस्टम की वजह से ही सारा जो लैंड का ट्रांसफर था पीजेंट से किसको होता गया? नोबल्स को होता गया, चर्चेस को होता गया, ठीक है। तो जो टीथे टैक्स था वो पीजेंट से लिया जाता था चर्च के द्वारा। इसमें था कि भाई पीजेंट्स को 1/10 जो प्रोड्यूस हुआ है उनका चर्च को देना पड़ेगा। 1/10 जो उनका प्रोड्यूस है वो किसको देना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, और उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं तीथे। उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तीथे बोलते हैं। और दूसरा टैक्स था टैली। ये डायरेक्ट टैक्स था, सीधे किसको देना है? स्टेट को देना है। ये डायरेक्ट हम लोग को टैक्स देना है, किसको? राजा साहब को देना है जाके। तो तीथे और टैले 2 टैक्सेस थे। उसके अलावा कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे, जो लोकल चीज जैसे रोटी हो गया, जो भी लोकल सामान जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, जो मतलब हम लोग नहीं, फ्रांस के लोग जो भी वो सामान खरीद रहे थे, उन चीजों पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। और सारा कुछ था थर्ड स्टेट के लिए। सारा कुछ किसके लिए था? थर्ड स्टेट के लिए। जो भी टैक्सेस रिलेटेड चीज होगा थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को विशेष अधिकार था, जन्मजात से ही वो टैक्स से बिल्कुल मुक्त थे,
किसी तरह का उनको टैक्स वैक्स लेना ही नहीं था, कोई काम धाम कुछ उनको मतलब ही नहीं था, ठीक है। और राजा के पास भी अच्छी दोस्ती थर्ड स्टेट वालों की नहीं होती थी, जो फर्स्ट स्टेट है सेकंड स्टेट है उनकी होती थी, है ना। तो उन लोग ज्यादा क्लोज रहते थे राजा के, उनको सारा बड़े बड़े पोस्ट पे नौकरी भी उन्हीं को मिला करता था, ठीक है। तो ये फ्रेंच सोसाइटी की कहानी थी। और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि राजा जो है मीटिंग बुला के बढ़ाने की बात करेगा, टैक्स को बढ़ाने की बात करेगा। और टैक्स के बढ़ाने की बात जब करेगा तो कैसे इन 3 स्टेट्स में और राजाओं के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, वो आगे हम लोग इसमें धीरे धीरे समझेंगे। ये तो पहला टॉपिक था फ्रेंच के सोसाइटी के बारे में।